अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन जी, बस मैं ही हूँ। यार पुराना हो गया, कुछ नहीं। अच्छा, ये पहले कह चुका हूँ। हाँ, 3 दफा कह दिया। चलें, ये है अरमला हसन। ये तो बहुत ही पुराना हो गया ना, मतलब 2 साल से। खैर जी, उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक हैं और इस दुआ के साथ कि अगर ठीक नहीं है तो ठीक हो, आपका दिन अच्छे से उम्मीद है कि शुरू हुआ है और अच्छे से गुजरे। इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक्सप्रेसो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड है और आगाज़ में कुछ हमारे पास अच्छा भी है शेयर करने के लिए और कुछ क्रिटिकल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, कुछ अजीब सा है। आई मीन अब तो पिछले दिनों में हम बात करते हैं भी सियासी माहौल खराब है, अब तो पोलराइजेशन इतनी हो गई है, फिर उसके साथ साथ अजीब सी सूरत हाल बनती जा रही है। ऐसी खबर आपके पास सुबह सुबह आती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और समझ नहीं आ रहा। लोगों में जो गैर जिम्मेदारी है ना, खास तौर पे भाई सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत बढ़ती जा रही है। वो किसी भी हवाले से हो, तो मैं तो अक्सर यही सोचता हूँ कि या तो बंदा सोशल मीडिया यूज़ करना ही छोड़ दे, कि आप यूज़ ही ना करें, और अगर यूज़ कर ही रहे हैं तो फिर कम से कम खुद उसमें हिस्सा लेना छोड़ दे। बस ये है कि एक साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहें और तालियां बजाते रहें। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? नफरतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि आप सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ भी नहीं सकते, और अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसी ही अजीब सी हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रहा होता। वैसे आई एम ऑन अ प्रैक्टिस, यू नो, आई हैव टुक अ ब्रेक फ्रॉम फेसबुक। एक वीक का मेरा टारगेट है और मैं उसके टारगेट के करीब उस पे कायम हूं भी। और ये अच्छा है, मतलब अब मैंने प्रैक्टिस शुरू की है कि आहिस्ता आहिस्ता आप शायद जान छूट जाए, शायद इस बीमारी से निकल जाए, जो कि होता नहीं है, मुश्किल हो जाता है। खैर जी, चलिए अच्छी खबर दे दें अब, या आप चाहे भी मैं देता हूँ। एथलीट्स हैं, विल ट्राई कि व्हेनेवर दे कम बैक टू पाकिस्तान दे शुड बी हियर विद अस। हमने इनको यहाँ बिठा के ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो अब इसकी तो बात हो रही है, बर्मिंघम की जरा बात कर लेते। नाजरीन आपके 2 बॉक्सर पाकिस्तान से भेजे गए थे, अल्लाह अकबर, वो वहाँ जाके गायब हो गए। मतलब किसी को समझ नहीं आया। कल एक्सप्रेस की टिकर में देख रहा था, फिसल गए। और ये समझ नहीं आया जी, एक का नाम नजीरुल्लाह खान था, दूसरा सलमान उनका नाम था, सलमान बलोच बताया जा रहा है जी। और ये पाकिस्तानी दस्ते की वापस रवानगी से पहले ही जो है नाश्ता करने के बाद गायब हो गए, और नाश्ता करने निकले थे मतलब, और वापस नहीं आए। ये बड़ी अजीब सी बात है यार। वो इंग्लैंड उनका देखने का दिल था, उन्होंने देखा नहीं था अभी, तो थोड़ा सा उनका वीजा, आई मीन टिकट एक्सटेंड कर दी जाती, थोड़ा ज्यादा उनको स्टे दे दिया जाता, तो ये वहाँ रहेंगे कहाँ? मेरा पॉइंट ही है, ये बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इनमें बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जो रहते हैं वहाँ पे ऐसे, जिनके पास वीजास नहीं होते और पासपोर्ट्स भी नहीं होते कुछ के पास, इसीलिए वो हमें वीजा जल्दी भी नहीं देते। इसीलिए तो वो वीजा पर शराइत सख्त हो जाती है ना, वो फिर इसीलिए हम जैसों की फिर एयरपोर्ट पे चेकिंग ज्यादा सख्त हो जाती है, मेक श्योर वीजा देते हुए कि वापस आएंगे। खैर, दिस इज नॉट अ गुड रिवायत जी, अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप एक फ्लैग कैरियर हैं, एक आम शहरी के तौर पर जाएं तब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक फ्लैग कैरियर होने की हैसियत से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट्स कंडेमेबल। बहरहाल तो देखते आगे क्या सूरत हाल बनती है। हेडलाइंस देखते हैं आज। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर बगावत का मुकदमा, तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। पीटीआई को फौज से लड़ाने, पार्टी तोड़ने और नाअहली के लिए साजिश की जा रही है। इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया। इसराइली मजालिम ने हिटलर की याद ताज़ा कर दी। फौज की सेगमेंट सफर शर्त में देखिए। उस्ताद हाजिद कबूल का एक्सप्रेसो को दिया गया आखिरी इंटरव्यू। और सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज करवा रही हैं लाहौर की सैर, साइकिलिंग क्लब क्रिटिकल मास लाहौर के साथ। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। आपको हिटलर के वो तारीखी अल्फाज तो याद ही होंगे जो उसने यहूदियों के हवाले से कहे थे। उसने कहा था कि यहूदियों को मार रहा हूँ, लेकिन जिन यहूदियों को मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया जान ले कि मैंने आखिर इनको क्यों मारा था। भाई, इन अल्फाज से वाज़ेह होता है कि यहूदियों ने कभी भी जब भी फैलाया है, फितना फैलाया है, और ख़ास तौर पे इसराइली कौम फ़लस्तीन में इस वक्त जो फितना फैला रही है, नॉट जस्ट फितना, जो दहशत गर्दी कर रही है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, हिटलर की याद ताज़ा कर रही है, मासूम बच्चे, ख़वातीन, नौजवान बराह रास्त बमबारी की जा रही है उनके ऊपर, छोटे छोटे बच्चे और टीनेजर्स जो हैं उनको मारा जा रहा है। 8 अगस्त को कायरा की सालसी में जंगबंदी भी हुई इस सारे मामले में। आपको मालूम है इसका बैकग्राउंड, ये बहुत पुराना है। इसके बावजूद जो सियोनी दहशत गर्द हैं उनकी जानब से बराह रास्त हमले जारी हैं।
और 2 दिन पहले तो हमने जो सूरत हाल देखी, घरों में सोए फ़लस्तीनियों के घरों पर बमबारी की गई, घरों को मिसमार किया जा रहा है। इस वक्त ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिन्हें ज़ख्मी किया जा रहा है, और इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि वो ज़ख्मियों से भरे नज़र आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अगर हम बात करें तो ताज़ा हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि 5 अगस्त से जारी हमलों में अब तक तकरीबन 50 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर अक्सरियत जो है मासूम बच्चों की है। यही इसराइली और जो कहें मूदी ताकतें मौजूदा दौर की यजीदी क़ुव्वतें हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिनके सामने पूरी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो ओवरऑल हम बात करें, लेकिन हम इनसे ताल्लुकात बहाल करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत सारे एहतजाज बहुत सारी जगहों पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन स्टिल ये जो यजीदी ताकतें हैं, या फिर भी बेहसी का भरपूर मुजाहरा किया जाता है इन पे, और आलमी बरादरी इस हवाले से कुछ खातिर खा इकदाम लेने में हमें बजाय नजर नहीं आती। और ये जो आपने यजीदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि उस वक्त मारने के लिए तलवारों का इस्तेमाल या नेज़ों का किया जाता था, आजकल बॉम्ब्स का या गोलियों का किया जाता है। ख्याल उस वक्त भी बच्चों और मासूम औरतों का नहीं किया गया, आज भी नहीं किया जा रहा। तो ऐसे ही कि तारीख दोहराई जा रही है। उनसे हम बात करते हैं और उनसे इस अहम मामले के ऊपर पूछते हैं। चेयरमैन उलमा काउंसिल भी हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया। इस मामले पे बयानात दे देकर, खबरें पढ़ पढ़ कर हम थक गए, और अभी तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी है, और दुनिया की भी ऐसी है कि वो ख़त्म नहीं होती। और उसकी ज़ाहिरी बात है, वजह वो मुआशी मफादात हैं जो दुनिया भर के वाबस्ता हैं इसराइल जैसे ममालिक से। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम उम्मा के पास दुनिया का एक बहुत बड़ा वसाइल का हिस्सा है जिसके ऊपर वो मौजूद हैं, और अगर वो उसके ऊपर कोई स्टैंस दिखाएं तो यूरोप बिल्कुल ऐसी बेबस नज़र आएगा जैसे वो रशिया के सामने बेबस नज़र आता है। लेकिन उसके बावजूद हम नहीं करते कोई हल, कोई इस मसले का सोल्यूशन, कोई अपडेट, कुछ ऐसा जो हम जिस पे हम कुछ बेहतरी का मुजाहरा कर सकें, कुछ कर सकें फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि फ़लस्तीन और कश्मीर ये उम्मत मुस्लिमा के जिस्म पर वो ज़ख्म हैं जिनसे मुसलसल खून बह रहा है, और आलमी अमन की बात करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ के इदारे और बाकी सब, वो सब खामोश है। वो नहीं देखते कि रोज़ाना बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम होता है। वो नहीं देखते कि रोज़ाना औरतों का, अगर औरतों के हकूक़ की बात करने वालों को ना कश्मीर में औरतों के हकूक़ याद आते हैं, ना फ़लस्तीन में याद आते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद है। इसका हल ये है कि हम, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन चूंकि दुनिया के मुआशी मामलात के ऊपर यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है, इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, और सारे अपने मुआशी मफादात के लिए, और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ मुआशी मफादात से भी ज्यादा एक बेहिसी है, एक बेबसी की कैफियत है कि जिस पर कोई बोलता नहीं। अभी आप देखेंगे जो वाकया हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर का, आपको इस पर मौक़िफ़ जो है वो नजर आता है। ये जो पिछले एक हफ्ते में आप कहते हैं कि एक कुव्वत वाला मौक़िफ़ जो है, उसके अलावा आपको ये 57 इस्लामी ममालिक हैं बिल्कुल कमजोरी का इजहार करते हैं, क्योंकि हर एक अपने अपने आपको अपने मफादात को, अपनी मसलहतों को देख रहा है। लेकिन दुनिया का अमन जो है वो वाबस्ता है मसला है फ़लस्तीन और कश्मीर के हल के साथ। और उस पे हम क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि मजलूम फ़लस्तीनियों को जो उनसे आपने रियासत छीनी है, उनकी रियासत उन्हें वापस कर दो। पूरी दुनिया यही कह रही है ना, मुसलमान यही कह रहे हैं। लेकिन जब तक मुस्लिम उम्मा एक वहदत और इत्तेहाद से अमली इक़दाम उठाएगी और जावेद साहब, साहब आवाज आ रही है? हेलो, जी 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 जी, प्लीज बोलिएगा, आपकी आवाज गायब हो गई थी, बोलिएगा। एक तरफ फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा था, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र पर पाबंदी लगा दी गई।
और जालिमों पूरी दुनिया के अंदर सईदना इमाम हुसैन को तो जो मुसलमान नहीं वो भी मानते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी हुकूमत आपने नहीं देखा होगा कि कोई आवाज बुलंद हो, बल्कि अगर इस्लामी ताउन तंजीम बात करती है तो उस पर हिंदुस्तान को तकलीफ है, उस पर इसराइल को तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी आवाज को बुलंद करते रहना है, अपनी कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह वो दिन आने वाले हैं। अब ये जुल्म सितम का सिलसिला जो है, ये अवाम के अंदर हुक्मरान अगर इस पर अपना अमली किरदार ना भी अदा करें तो अवाम के अंदर ये एहसास जरूर उजागर हो रहा है कि किस तरह से हमने जो है इन मजलूमों की मदद करनी है, और उसके लिए हमें आज के इलाम के दौर में, मीडिया के दौर में ये जुल्म सितम का सिलसिला ज्यादा। हाफिज साहब, आपने खुद भी मसला कश्मीर के हवाले से बात की और आपने इसराइल के हवाले से भी बात की कि जिस तरह से इसराइल में अगर हम बात करें, दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारत की बात करें, पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक इस हवाले से काफ़ी हद तक आलमी सतह पर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए उसका इम्पैक्ट नहीं आता। और आपने खुद भी अपनी बात में कहा कि अरब ममालिक या मुस्लिम उम्मा की इतने ज़्यादा ममालिक की तादाद मौजूद है, इसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए। क्या वजह है कि आवाज़ में इतनी हम जो रेस करते हैं उसमें इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, या उसकी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ होनी चाहिए? किस वजह से कि अभी तक ये मसले जो हैं इसमें तमाम तर ममालिक के अंदर, चाहे हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, चाहे हम मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बात यह है कि हिकमत अमली की बात है। अगर हिकमत अमली तय कर ली जाए और तय कर लिया जाए मुस्लिम उम्मा के हमने अमली इक़दाम करना है, और जो आलमी क़ुव्वतें हिंदुस्तान और इसराइल के सर पर दस्ते शफ़क़त रखती हैं, उनको एक मुस्लिम दुनिया वाज़ेह पैगाम दे दे तो ऐसा मसला नहीं है, हम कोई कमजोर नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर एक तो ऐसी प्लानिंग की गई है कि हर मुल्क अपने मफादात और अपनी मसलिहतों में गिर गया है। पाकिस्तान देख लें, हमारे अपने अंदरूनी मसाइल ऐसे हैं, मुआशी मसाइल ऐसे हैं, इसी तरह बाकी इस्लामी दुनिया है कि हर मुल्क को उसका दाखिली इंतशार और उसके मसाइल जो हैं वो उसको बाहर नहीं निकलने देते। जब वो इन मजलूमों के लिए बात करने लगता है तो वो ये भी देखता है कि मेरे हालात क्या होंगे, मेरे मामलात क्या होंगे। ये एक सबसे बड़ा मसला है जो मुस्लिम। लेकिन अगर यही 57 इस्लामी ममालिक जो है, जो इस्लामी ताउन तंजीम के तहत हैं, ये मिल बैठे, सर जोड़ लें, ये मसाइल कोई मसाइल नहीं है जो इस वक्त इस्लामी दुनिया के अंदर है। और हम तवक्को करते हैं कि चूंकि इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही जो है वो सऊदी अरब के पास है, तो सऊदी अरब ने हमेशा, अभी भी आपने देखा जब अमेरिकी सदर जो बाइडन वहां गए तो जिस तरह उन्होंने फलस्तीन के मसले के ऊपर बात की है, और खा वो कतर के अमीर हो, बहरीन के किंग हो, सऊदी अरब ने तो की है, सऊदी वलियाद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस्लामी ताउन तंजीम इन दोनों मसलों को अमली इक़दामात की तरफ। अच्छा, ये आपने जो कि OIC का खुद ही जिक्र कर दिया, इसका तो बुनियादी एजेंडा ही फ़लस्तीन था। OIC जिसकी बुनियाद पे बनाई गई थी, तो वो तो अपने मकसद से हट गई। वो तो अब किसी मकसद के लिए भी हमें मौसर नज़र नहीं आती है, चाहे वो भारत की दहशतगर्दी हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क की दहशतगर्दी हो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, नंबर एक। नंबर दो, किसी मगरबी लिखारी ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर आप इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल कर लें। ये उन्होंने तजवीज़ दी थी अपनी किताब के अंदर। जब एक जानिब इंसानी हकूक़ की इतनी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होती है और ओपन फायर किया जाता है, बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाता है, तो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड किस मुंह से यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मुसलमानों से या किसी भी मजहब से ये तवक्को रखती है कि वो अपने हक के लिए हथियार ना उठाएं, इंतहा पसंदी की तरफ ना जाएं? इस सवाल का कोई जवाब है बैनुल अक़वामी दुनिया के पास, हाफिज साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि बात यह है, आलमी दुनिया और जो ताकतवर ममालिक हैं वो इराक, अफगानिस्तान को तबाह कर दें, वो आपके सामने है सारी सूरत, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। यही सूरत क्योंकि वो इसराइल की पुष्ट पर हाथ रखते हैं। आज ये आलमी ताकतें जो है, अमेरिका और दूसरे, ये हाथ उठा ले इसराइल की पुष्ट से, तो आप देखें होता क्या, इसराइल एक दिन सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन हमें बहरहाल, आपने कहा, मैं इस बात से थोड़ा आपसे इख्तलाफ करूंगा
इस्लामी ताउन तंजीम एक फोरम है जिसको अपना एजेंडा, अपनी चीजें दुनिया को बतानी है। वो कोई अस्करी उस अंदाज से इत्तेहाद तो नहीं है, लेकिन अमली इक़दाम बहुत सारे किए जा सकते हैं। माली एतबार से हमारे पास तेल है, अरब इस्लामी दुनिया में पेट्रोल है और चीजें हैं जो हम अपना वेपन, अगर जब आपने कोई काम करना होता है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। ये नहीं होता है कि इस्लामी दुनिया के पास बहुत रास्ते हैं, 100 नहीं 1000 रास्ते हैं इसराइल के नाश का बंद करने के लिए। लेकिन उसमें सबसे अहम बात हमारा इत्तेहाद है, उसमें सबसे अहम बात एहसास है। खाली आंसू तो बहाते ही हैं। अब साहब, इन दी एंड आपका चूंकि बड़ा एक करीबी ताल्लुक है सऊदी क़यादत से भी, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी, और सऊदी हुकूमत को भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और सऊदीया बहुत ही अहम मुल्क है इस्लामी दुनिया का हर लिहाज से, वसाइल के लिहाज से भी और दीगर मामलात को लेकर भी, मजहबी नुक्ता निगाह से भी। सऊदी अरब क्या सोचता है इस वक्त, ये जो सूरत हाल बन रही है यहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर हकीकी तौर पे देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में 2 ही मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है और एक सऊदी अरब है, जिसके इसराइल से ताल्लुकात नहीं हैं। ना ही अभी तक तिजारती, ना मुआशी, ना सफारती, ना कुछ। तो सऊदी अरब में तो बहुत बड़ा वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है, जब तक वो कायम नहीं होती, इसराइल से ताल्लुकात को कायम नहीं किया जा सकता। और आपने अभी देखा कि जब ये जो बाइडन अमेरिकी प्रेसिडेंट जद्दा में गए तो वहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई है खलीजी ममालिक की, अरब ममालिक की और सऊदी अरब की, उसका मेजबान था अमेरिका और अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस। उसमें जिस अंदाज से मसला कश्मीर पर बातचीत की गई है वो एक हौसला अफजा बात है। उससे एक हौसला मिला है उम्मत को कि सऊदी अरब, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा है और वो प्रोपेगेंडा बड़ी शिद्दत से किया जाता है, कभी पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, कभी सऊदी अरब के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए कि जी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल से। लेकिन बड़ा वाज़ेह मैं ये बात समझता हूँ अपनी मालूमात की हद तक कि पाकिस्तान और सऊदी अरब उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, उससे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते जब तक मजलूम फलस्तीनियों की रियासत कायम नहीं हो जाती। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब हम नक्शा जाएंगे और 2 नफल अदा करेंगे। शुक्राना इंशाअल्लाह, अल्लाह करे हमारी जिंदगी में आए हाफिज साहब, हम जिंदगी में ये बात देखें, क्योंकि जी सच्ची बात आपको बताएं, जब फ़लस्तीनी बच्चों का हम हाल देखते हैं वो हमारे भाई हैं, और मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी यहूदी का बच्चा भी मर रहा हो ना, तो बीइंग मुसलमान हमारा दिल उतना ही दुखेगा। किसी मासूम का खून नहीं बहा जाना चाहिए, इसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं है, और मासूम का खून तो क्या, इस पे अल्फाज नहीं हमारे पास। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। देख रहे हैं और आपको एक बार फिर खुशामदीद जनाब। अब हम नहीं उफेरा आपको सुबह सुबह साइकिलिंग करवाएंगी, और जिससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाने के लिए लाहौर के एक क्रिटिकल मास लाहौर के हवाले से एक साइकिलिंग क्लब है जो लोगों को साइकिलिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं। वहाँ पे हमारे शो का भी हिस्सा बने थे, इसमें खवातीन की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इस वक्त उफेरा फैज़ ने उनके साथ साइकिलिंग की, लाहौर की सैर करवाई, और कितने लोग उनके साथ इस रेस या साइकिलिंग क्लब का हिस्सा थे, दिखाते हैं आपको आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप लोग साइकिल चलाने के फ़वाइद जानते हैं? नहीं जानते तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी चौक पर, और आज यहाँ पर क्रिटिकल मास लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइकिलिंग ग्रुप है, ये लिबर्टी से अंदरून लाहौर तक हम सफ़र करेंगे इनके साथ, और आज आपको साइकिल पर लाहौर दिखाएंगे और बताएंगे साइकिल के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जनाब 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, साइकिल चलाना है, सेहत बनानी है और बचत करनी है। तो आ जाए। मेरे साथ मौजूद हैं अदील, जो क्रिटिकल मास लाहौर के एडमिन है जी। और क्रिटिकल मास लाहौर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइकिलिंग क्लब है, और ये लोग चाहते हैं कि लोग साइकिलिंग करें और सेहतमंद रहें। तो आज हम कहां से कहां जा रहे हैं? जी, हम लिबर्टी से जा रहे हैं वॉल सिटी। ठीक है। और ये कोई 30 किलोमीटर की राइड है। ठीक है। और देखिए अभी टाइम 5 बजे का है और
लगता है आपको 5 बजे में? बिल्कुल नहीं लग रहा, और बड़ा खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग निकले हैं जो आज हमारे साथ साइकिलिंग करेंगे। और अच्छा अदील, मुझे ये बताएं थोड़ा सा अपना ये जो आपका ग्रुप है साइकिलिंग क्लब है, इसके बारे में बताएं। ये जो क्रिटिकल मास लाहौर है, इसके बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था और कब बनाया आपने? ये 2009 में बना था। ठीक है। ये 3-4 फ्रेंड्स से लम्स के। अच्छा अदील, आप हर संडे आप लोगों की साइकिलिंग होती है? एवरी संडे होती है और एवरी संडे डिफरेंट रूट होता है। आज हम वोल्ड सिटी जा रहे हैं, कभी हम जाते हैं कैंट, कभी जाते हैं हम DHA, कभी वलेंसिया, डिफरेंट रूट होते हैं। चलें तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। चलें। अच्छा अदील, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं और जब स्टार्ट किया था तब कितने मेंबर्स थे? जब हमने स्टार्ट किया था तो 5 से 8 थे। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 20-25, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 जो है ना वो मेंबर्स हैं ग्रुप अच्छा, में। ये सिर्फ लाहौर में है या ऑल ओवर पाकिस्तान? ये ऑल ओवर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, सियालकोट में भी है, हैदराबाद में भी है। अच्छा। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राउड ग्रुप है वो लाहौर का है। ओके, लाहौर तो आपको पता है पाकिस्तान का दिल है। अच्छा अदील, साइकिलिंग हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि साइकिलिंग करने के फायदे क्या क्या हैं आपकी नज़र में? बहुत फायदे हैं अच्छा जी। जी। पहले तो ये है आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ ओके रहता है। आपको पता है कि ये दरख्त लगे हुए हैं, कितनी बाइक्स बिकती हैं, कितनी गाड़ियाँ बिकती हैं, पोल्यूशन कितना होता है। उसका ये नहीं है कि 2 दरख्त लगाएंगे, 10 लगाएंगे, उससे पोल्यूशन खत्म होगी। उसका एक ही हल है, साइकिल। कुछ टीचर्स हैं वो सुबह साइकिलिंग पे ही अपनी जो है स्कूल में जाती हैं। जो ऑफिस में जो है जिन्होंने ऑफिस जाना होता है वो भी कितने लोग साइकिल पे अब जाते हैं। तो इसके लिए तो बड़े फायदे हैं ना। पेट्रोल भी आपकी बचत है, फिर सेहत भी अच्छी है, हर चीज। अच्छा, आपने पेट्रोल की बात की, तो पाकिस्तान में आजकल सबसे बड़ा जो मसला है ना वो पेट्रोल का बना हुआ है। कितने लोग पेट्रोल के बाद साइकिल पे आ गए हैं। हाँ। काफी लोग जो ऑफिस जाते थे वो अब साइकिल पे जा रहे हैं। मैंने कितनी साइकिल। तो मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस दौर में साइकिलिंग कितनी अहम है? बहुत, इस दौर में साइकिल बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और सबको बताना चाहूँगा कि जब आपका माइंड बनता है कि साइकिलिंग करनी है, तो साइकिलिंग लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने साइकिल लेनी कौन सी है। काफ़ी मेंबर्स ये भी होते हैं जब कुछ लोग साइकिल ले तो लेते हैं, हाँ। लेकिन वो उनकी बॉडी के लिहाज से कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है। तो उसके लिए ये भी है कि आपके पास जो साइकिल लें वो लें अमेरिकन, चाइनीज ना लें। हमारी 60 इयर्स ओल्ड बिजनेस है बाइसाइकिल्स का। अच्छा। शाहिद साइकिल हब के नाम पर। ठीक है। और उसमें मैं सबसे रिकमेंड करूंगा, ये जो आप साइकिल चला रही हैं और जो मैं चला रहा हूँ उसका नाम है हाइब्रिड। ठीक है। इसका हैंडल स्ट्रेट होता है और टायर बारीक होते हैं। आप भी चला रही हैं, आपको इतनी आपकी पावर नहीं लग रही होगी साइकिल बिल्कुल ऐसे पर, ही। इजी चल रही है। ठीक है। तो मेरा ये है जो भी लें यूज में ले लें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग असेंबली हॉल के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप है और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे अंदरून। तो मेरे साथ और हम सब लोगों के साथ आप लोग इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन का साइकिलिंग करने को बहुत ही मायूब समझा जाता है, लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो इस क्लब की मेंबर हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस क्लब के साथ हैं और कितनी दफ़ा, कितनी मैराथन में आपने हिस्सा लिया? मैंने जो है ना वो तकरीबन 1 साल हो गया मुझे साइकिलिंग करते, और मेरी जो पहली साइकिलिंग थी वो इसी क्लब के थ्रू थी। फर्स्ट एवर साइकिलिंग। ठीक हो गया। और कितनों में हिस्सा लिया आपने? मैंने इसी क्लब की से जो है ना आई जॉइन द रेसेस एंड आई वॉन द 3rd प्राइज ऑल्सो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन जब साइकिलिंग करती हैं तो उनको बड़ी टेढ़ी नज़रों से देखा जाता है, तो इस बात पे क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यही क्लब, ये जो हमारे क्लब्स हैं ये इसी वजह से बनाए गए हैं कि ये जो आप बता रहे हो ना, हाँ। कि ख़वातीन को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये इस क्लब के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग 4:30 बजे घर से निकलते हैं, हम लोग सुबह की राइड्स करते हैं, हम लोग रेगुलर राइड्स कर रहे हैं, कैनाल पे कर रहे हैं, हम लोग डिफेंस में कर रहे हैं, हम लोग हरबंसपुरा में कर रहे हैं, और क्लब्स में आप सेफ रहते हो। ठीक है। अच्छा, आप लोग डेली बेसिस पे राइड करते हो, तो मुझे जो आज एक चीज़ फील हुई है वो ये हुई है कि
पाकिस्तान में ट्रैक्स की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहोगे? हमारे मुल्क में एक्चुअली इसका बहुत फुकदान है और स्पेसिफिकली हमारे पास अभी शुक्र है कि मॉल रोड के पर हमारे पास लाइन बनाई गई है साइकिलिंग के लिए, लेकिन हमारे पास ट्रैक्स नहीं है। ट्रैक्स जो है ना एक्चुअली बिगिनर लेवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इवन आप जब एडवांस लेवल पे भी जाते हो तो आपको ट्रैक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया। और जो ख़वातीन आपको इस टाइम देख रही हैं और जिनका ताल्लुक लाहौर से है, क्योंकि इस टाइम हम लाहौर में साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगी कि वो नेक्स्ट ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लें? बिल्कुल, मैं अपनी तमाम ख़वातीन बहनों माओ सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एज इज़ जस्ट अ नंबर, प्लीज़ कम एंड जॉइन साइकिलिंग। नॉट ओनली इट्स हेल्दी बट बल्कि आप भी आएँ और अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड सबको लेकर आए, बिकॉज इट्स अ फैमिली गैदरिंग। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि 3 जून को पूरी दुनिया में साइकिल का आलमी दिन मनाया जाता है और ये दिन मनाने का मकसद ये है कि साइकिल को बतौर आमदोरफ्त तरजीह दी जा सके। नाज़रीन, पूरी दुनिया में नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा साइकिलिंग की जाती है। लगभग दिन के 25% काम साइकिलिंग पे किए जाते हैं। ना सिर्फ नीदरलैंड बल्कि इसके अलावा न्यूयॉर्क और स्वीडन, जर्मनी, चाइना, फिनलैंड, इन तमाम ममालिक में भी साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सुबह के वक्त साइकिलिंग के लिए निकलें तो आप नेचर को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। सांस मुझे चढ़ रहा है लेकिन हमने पहुँचना है अंदरून, तो चले चलते हैं। अच्छा अदील, इस वक्त हम लोग दिल्ली गेट पहुंच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं यहाँ पर रुकने का क्या मकसद है? अभी हमारा वेलकम होगा और एक ग्रुप फोटो हम लेंगे यहाँ। अच्छा, इसके बाद हम आगे कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम जा रहे हैं एक फूड स्ट्रीट का हम राउंड लगाएंगे। ठीक है। और वहाँ जाके हम बादशाही मॉल में जाएंगे। ठीक है। फिर उधर एक मजे का जो कुलचा मुर्ग चने लाहौरी नाश्ता करेंगे। सिरी पाए चलेंगे यानी। हाँ जी। अगर आप लोगों का दफ्तर आपके घर के इर्द गिर्द है तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग साइकिल का इस्तेमाल करें, बजाय ये कि आप गाड़ी पे जाएं या आप बाइक पे जाएं। तो इसके फायदे 1 महीने बाद आपकी सेहत पर भी नजर आएंगे और आपकी जेब में भी नजर आएंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक मेंबर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से इस साइकिलिंग ग्रुप में? I think I'm in the cycling group for the last 15 years. 15 years? Once you ride a bike, तो आपको कभी मजा नहीं आएगा कार पे जाने का। इस ग्रुप में फीमेल्स भी मौजूद होती हैं, तो सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करते हैं आप लोग? I ride from Gulberg to Defence to and also मैं आपको बता दूं, मैंने इस्लामाबाद से लाहौर भी राइड करके आई नहीं हूँ। और कितने घंटे लगे थे? वो तो 2 दिन में हमने किया था। 2 दिन में, और ठीक है। फिर मैं गुजरांवाला गई, करतारपुर गई, मैंने बहुत सारी राइड्स की हुई है। तो जब आप राइड करते हैं, इवन तो ग्रुप में करते हैं, बट कोई तेज चला रहा होता है, कोई हल्का चला रहा होता है, तो आप अक्सर अकेले ही जा रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी वाइज आई मस्ट से कि पाकिस्तान में मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ आमना मौजूद है। आमना से पूछते हैं आज का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बच्चे भी राइड्स पे थे, फीमेल्स भी राइड्स पे थी और अदील हमेशा मेक श्योर करता है कि अगर फीमेल्स हैं या बच्चे हैं तो उसके साथ अकोमोडेट कर सके कि वी फील सेफ ऑन द स्ट्रीट्स। आप ना मुझे ये बताएं कि साइकिलिंग के हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर क्या क्या असरात होते हैं? सो एज ए मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है। अच्छा। सो आपके जितने भी स्ट्रेसेस, एंग्जाइटी, आई फील व्हाट यू कैरिंग द होल डे, आप जब बाइसिकल पे बैठते हो ना तो आपका मेन फोकस होता है रोड और आपका पहिया, तो सारे थॉट्स काइंड ऑफ फेड अवे। सो इट्स रियली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आई यूज इट फॉर माई सेल्फ and I recommend it for my clients. थैंक यू सो मच आमना। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि साइकिलिंग जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, और अगर आपको दिल का मसला है या आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप साइकिलिंग करें और यकीन माने कि आप बहुत जल्द इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी बोन्स और आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये एक्साइटिंग सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और मुल्क भर में यस हो गए जनाब, मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का जो एक और स्पेल इसकी पेशगोई की गई है और उसके बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 13 अगस्त तक बारिशें होंगी, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी बात की जाए तो वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से अगर हम बात करें तो कश्मीर, बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान की नदी नालों में भी तुग़यानी की वार्निंग दी गई है। मानसून बारिशों का जो नया स्पेल है, इसके हवाले से मजीद क्या अपडेट्स है, हमारे पास सरदार सरफराज मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम मौसम की सूरत हाल जो अपडेटेड है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये जो मानसून बारिशों का स्पेल है कहाँ एक्सपेक्टेड है, और कराची में तो अभी भी वक्फे से बारिशें हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। सिंध में तो खासी अच्छी बारिश हुई है कल मुख्तलिफ जगहों में, नौशहर फिरोज डिस्ट्रिक्ट और नीचे हैदराबाद, इसी तरह से कराची, वदीन, इन सभी एरियाज़ में। तो ये स्पेल जो है ये चलेगा अगले 3-4 दिन तक, एटलीस्ट 14 या 15 तक चलेगा कुछ इलाकों में। और कराची में भी 14 अगस्त तक इसी तरह से वक्फे से तेज़, कभी दरमियानी, कभी तेज़ बारिश का इम्कान है। ख़ासकर आज रात के बाद, आज आफ्टरनून में फिर एक स्पेल होगा, तेज़ स्पेल हो सकता है। और फिर रात के बाद जो स्पेल है वो एक तरह से मुसलसल है, कल का पूरा दिन वक्फे से होती रहेगी बारिश। तो मतलब जुम्मा, हफ्ता, एतवार, ये तीनों दिन जो हैं उसमें कभी मॉडरेट और कभी हैवी स्पेल कराची इसमें पूरे सिंध में। और बिलखसूस जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद, कराची और ऊपर दादू, जामशोरो और नौशहर फिरोज, लाड़काना, जैकोबाद, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इसके साथ साथ फिर बलूचिस्तान में भी कल से तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है। ऑलरेडी जो वहाँ के सैलाब से मुतासरा अजलात है, लसबेला और दूसरे जो मकरान और फिर ऊपर जल मक्सी और नसीराबाद, जाफराबाद वगैरह, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दोबारा से तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है कल से। वैसे तो हल्की फुल्की आज भी मुतवक्की है, लेकिन कल से फिर उसमें तेज़ी आ जाएगी और ये सिलसिला वापस। सरदार सरफराज साहब, उन्हें लाइटर साइड बचपन से लेके अब तक 14 अगस्त पे जब भी हमने सोचा है बारिश हुई है, तो ये अब आप बता दें कि इस 14 अगस्त पे भी बारिश होनी है या नहीं? ये साइंस है। 14 अगस्त में जब झंडियाँ लगाते थे बारिश होती थी, मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ। जी बिल्कुल, आपकी ख्वाहिश इस दफा पूरी होने जा रही है। 14 अगस्त तो ज़्यादा इम्कान यही है कि बारिश ही होगी। अच्छा, 14 अगस्त में बारिश होगी। तो ये जो आपने, वैसे तो ओवरऑल आपने हमारे सामने पिक्चर रख दी, शहरों के अंदर खास तौर पे लाहौर के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम इस वक्त लाहौर में, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग वगैरह का क्या सिनेरियो रहेगा, है कुछ ऐसा इम्कान? जी बिल्कुल, आपने शायद एडवाइजरी देखी है तो उसमें लाहौर को भी मेंशन किया गया है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, फिर सरगोदा, मियां वाली और केपी के जो पेशावर और सवाबी वगैरह के इलाके और नीचे बन्नू साइड, इन सभी, और फिर साउथ पंजाब में डेरा गाजी खान और मुल्तान और गिरदनवा के जो इलाके हैं। अच्छा, साथ में सरदार साहब, चूँकि मौसम भी है, मतलब ये सीज़न भी है, लोग घूमने फिरने के लिए नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, तो हमारे पास जो इतलात हैं वो तो कुछ जो गलियात के हवाले से भी हैं और आगे जो कुछ इलाके हैं उनमें लैंड स्लाइडिंग की भी खदशात मौजूद हैं। तो इस हवाले से कितना इम्कान है, ज़रा अगर वाज़ेह पिक्चर उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं आप रख पाएँ हमारे सामने। जी, उसमें देखिए कश्मीर का जो खासकर केपी के शुमाली इलाके होते हैं, कागान, नारान और गलियात भी उसी में आ जाता है। तो फिर दूसरा साथ में मरी और कश्मीर के इलाके, तो वहाँ भी तेज स्पेल है 13-14 को खास करना। तो ये जो यानी जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं थोड़ा एहतियात कर लें। थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज, बहुत शुक्रिया मौसम की सूरत हाल से मैं आगाह करें और अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें वक्त देने के लिए। सरदार साहब, आप तो बहुत ही मतलब हर चैनल पे ऑब्वियसली मौसम ऐसा है और सबसे पहले अपडेट चाहिए होती है मौसम के हवाले से। चले जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। भाई, सेगमेंट तो सफ़र शर्त है जो हमने आपको दिखाना है, और ये सेगमेंट जब भी हम दिखाते हैं हमें दिखाते हुए बड़ी खुशी होती है, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा गम का एलिमेंट भी शामिल है। कल भी हमने आपको याद है उस्ताद हाजत कबूल का तज़किरा किया था, और कल हमने आपको बताया था कि आज हम आपको ये सेगमेंट दिखाएंगे। तो जनाब, वादी ग़िज़र की बेमिसाल खूबसूरती है, वो सिलसिला हम आपको दिखा रहे हैं। वक़ार अहमद मलिक साहब उस्ताद हाजत कबूल साहब से मुलाकात करवा रहे हैं, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में खुशियाँ तकसीम की। उस्ताद हाजत कबूल अगरचे इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक्सक्लूसिव उनका आखिरी इंटरव्यू है जो उन्होंने वक़ार साहब को दिया। सफ़र शर्त में दिखाते हैं आपको।
थोड़ा सा बजा सकते हैं अभी या नहीं? उस्ताद हाजिद कबूल गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। मौसीकी की शनाख्त थी और यासीन वादी के हर घर में उस्ताद हाजिद कबूल का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता था। 21 मार्च 2022 को उस्ताद हाजिद कबूल 90 बरस की उम्र में फौत हो गए। एक्सप्रेसो को दिया गया उनका इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू था। आइए इस अजीम फनकार को खराज तहसीन पेश करें। मैं यासीन वैली में हूँ, रेजर की यासीन वैली, जो कि अपने हुस्न में कोई सानी नहीं रखती। वहां इसके जो फनकार हैं उनका भी कोई मुकाबला नहीं है किसी और खित्ते से। और मैं जिस फनकार के घर बैठा हूं, ये एक कमाल कहानी है। और इस कहानी की एक खूबसूरत जिहत ये है कि मैं शायद दुनिया के अमीर तरीन फनकार के घर में बैठा हूं। अमीर तरीन फनकार में इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो बांसुरी बजाई, हाजिद कबूल के बगैर कोई महफिल जो थी गिलगित बल्तिस्तान में और स्पाइस वैली में, वो मुकम्मल ही तस्वुर नहीं की जाती थी जब तक कि हाजिद कबूल साहब वहां पे ना हो। शंदूर फेस्टिवल से लेके कहां कहां इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ये एक पूरी तारीख है। और नाजरीन, बात यह है कि मैंने इसको अमीर तरीन फनकार इनको इसलिए कहा है क्योंकि जो बांसुरी की धुनें फिजा में इन्होंने बखेरी और उसके बाद जो खुशी हासिल हुई उन धुनों की वजह से, बांसुरी की उन धुनों की वजह से जो सामीन थे उनको जो खुशी हासिल हुई, उस खुशी को अगर जमा किया जाए तो ये कुछ 70-80 साल की खुशियां हैं जो इन्होंने फैलाई या जो इन्होंने तकसीम की। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा अमीर फनकार जिसकी झोली में दुनिया भर की जो इन्होंने खुशियां तकसीम की हैं या खुशियां बांटी हैं, वो उनसे इनकी जो झोली है वो भरी हुई है। हाजिद कबूल साहब जो है एक बहुत बड़े फनकार हैं, माली हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था इनका घर देखना। जब मैंने इनका घर देखा तो मैं एक्चुअली आया था कि हाजिद कबूल एक ऐसा नाम है कि अगर आप गिलगित वैली में या किसी भी गिलगित बल्तिस्तान में किसी से बात करें तो हाजिद कबूल एक सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का जब मैंने घर देखा तो थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मतलब इतना बड़ा फनकार, मैं ही समझ रहा था कि पता नहीं किसी महल में रहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि हाजिद कबूल साहब इतनी सादगी में और इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन बहरहाल दिल के बहुत बड़े फनकार हैं, इन्होंने बहुत खुशियां समेट बांटी हैं। इनके साथ इनके पोते बैठे हैं। हाजिद साहब, मुझे कोशिश करूंगा कि उर्दू में थोड़ी सी बात करूं, अगर ना कर सके तो उन्हें हमारे ट्रांसलेटर तो हैं। हाजिद साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र सैयद 90 साल होगा सर। 90 साल हो गया जी साहब। और आपने कब से बांसुरी बजाना शुरू की? ये बांसुरी जिस वक्त यहाँ ये गिलगित में एक आड़ा साउथ हुआ, उस वक्त जिसके पास हुनर नहीं था तो वो वहाँ काम के लिए जा रहा था। उसके बाद मैंने शुरू किया। और ये कोई सन आपको याद है? किस सन की बात है? समय याद नहीं होगा, मगर गिलगित का जो अड्डा, जहाज का अड्डा, जहाज का अड्डा यानी एयरपोर्ट बना था, बन गया था? जी बन नहीं था, वहाँ पत्थर से पत्थर ही अच्छा था। पत्थर थे, अभी एयरपोर्ट बना नहीं था। नहीं, जिस वक्त उस वक्त शुरू हुआ, मैंने ये शुरू किया कि ये चीज से बचना अच्छा हुआ। तमाम जिसने ये बजाता था ये बच गया, क्या मैं शुरू किया। उसके बाद कोई 6 साल 10 साल में फौज में रहा। अच्छा, फौज में भी रहे? फौज में। ये आप पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की पहले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1960 में डिस्चार्ज होकर आया जी मैं। अच्छा, क्योंकि एयरपोर्ट की जो ये बात कर रहे हैं गिलगित एयरपोर्ट की, तो गिलगित एयरपोर्ट जो है पार्टीशन से तो काफी पहले था। और उस वक्त ओरिएंट एयरवेज भी चलती थी और उस वक्त पुरानी फुटेज भी है। तो डेफिनेटली ये उस वक्त इन्होंने बांसुरी, अभी एयरपोर्ट नहीं बना था तो ये उस वक्त से परफॉर्म कर रहे हैं। ये उस वक्त से इन्होंने ये अपना फन जो है सीखा और उसके बाद उसको परफॉर्मेंस दी। आपके आगे बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं? क्या जी? आपके बच्चे सीखते हैं ये आपका बांसुरी?
जी बच्चे ने सीखा है? बच्चा ने शुरू किए है मगर नहीं सीखता है। पता है क्यों नहीं सीखता है? आप बहुत अच्छी बजाते थे ना, वो जो आप कहते होंगे कि मेरी जैसी जो है वो बांसुरी बजाएं। वो इसको वो दर्द दिल में दर्द नहीं, वो दर्द नहीं है तो अंगुली में क्या करेगा? वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की है। जब तक दिल में दर्द नहीं है तो उंगलियां तो कुछ नहीं करती। इतनी बड़ी बात इन्होंने की है। एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांसुरी के अंदर जो सोज है वो दिल का है। जो ये दिल इतना असराव पैदा किए अल्लाह ने, जो कुछ यहाँ दर्द हुआ तो फिर बांसुरी अंगुली खुद चलाता है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। ये आपका पोता है? ये पोता है। और बांसुरी बजाता है? नहीं नहीं नहीं, वो फौज में पेंशन आकर दो अपना नहीं, ये बच्चा, ये आपका पोता है? ये वो कोशिश कर रहा है मगर इसको ये तरह नहीं आते। अच्छा, इतने बड़े क्योंकि ये फनकार हैं तो ये इनका जो थ्रेशहोल्ड है, इनके जो स्टैंडर्ड है वो भी तो आप इमेजिन कीजिए, ये उस पे परखते हैं। हालांकि ये बच्चे और ये हम देखते हैं कि हर जगह पे म्यूजिक जो है यहाँ हर जगह पे है, लेकिन हाजत कबूल भरल फिर हाजत कबूल है। आपको कोई ऐसी महफिल, बड़ी महफिल याद है? कोई बड़ा वाकया जहाँ पे आपने कहाँ पे बांसुरी बजाई और कहाँ पे अपना ये फन जो है आपने किया था? उधर चाहिए पहले से हम जो परदादा आए हैं गोलमा के वो जमाना में बगरूर से लाया है। बगरूर से मैंने आपका वो देखा है, शजरा नसब जी, बगरूर से। हम यशकुम कौम का कहकर वो कौम का है। ये कोई 150 साल पुरानी बात है, 150-200 साल कम से कम। कौन से? जब आप बगरोड से आए हैं? नहीं, बगरोड से काफी मदद की है जी, ज्यादा टाइम हो गया। जी जी ज्यादा टाइम। ये बताएं, आप दादा से सीखते हैं? जी, दादा से सीखता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि आप अच्छा सीख रहे हैं? जी। तो कमजोरियों को भी पता है कि आप कैसे, कोई यानी दादा आपसे क्यों कहते हैं कि कुछ कमजोरियों का आपको है, एहसास है? हाँ, मुझे पुराना गाना नहीं आते हैं। हाँ, ये नया गाना मुझे आते हैं, पुराना गाने याद नहीं है। नहीं इनके पास नहीं है तो किधर से आता है? आजकल की जो मौसीकी है, यानी जो आजकल जो मौसीकी है, जो बच्चे जो नए हैं वो बांसुरी भी बजा रहे हैं, वो सारे वो जो हारमोनियम भी बजा रहे हैं, सतार रुबाब भी बजा रहे हैं। जी। आप समझते हैं कि वो अच्छा काम, मतलब अच्छी उनकी है, कारकर्दगी अच्छी है या भी नहीं है? पुराना मौसीकी अच्छी थी? नहीं, पुराना मौसीकी में नहीं है ये। वो उस तरह का नहीं है? नहीं, बेकार है। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। हाजिद कबूल साहब के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, वो बिल्कुल भी नहीं। कोई एक आध बच्चा, कोई एक आध तो बंदा आपको होगा कि ये अच्छा है। नहीं साहब, अच्छा। मेरा इतना है, इसको कहता हूँ जी, आप पहली अपने मुंह से वो तरस आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? वो मुंह से याद हुआ तो अंगुली खुद चलाते हैं। उंगली खुद चलता है। मैं थोड़ा सा इनसे सुन लूं? ठीक है, थोड़ा सा है? ठीक है। चले बिस्मिल्लाह। अच्छा, इनकी एक खास बात ये है कि ये म्यूजिक में, क्योंकि यहाँ का म्यूजिक जो है वो पूरी एक साइंस है। ये जो रक्स करने वाले होते हैं वो देते हैं इशारे म्यूजिशियंस को, और म्यूजिशियंस जो हैं उस हिसाब से फिर वो प्ले करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आंखों के इशारे तक वो जो है वो बड़े पेचीदा हैं। तो यहाँ की सारी मौसीकी जो है वो बहुत पेचीदा है। इनके बारे में, हाजिद कबूल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इनका फ्लूट जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता था वो तमाम उस माहौल को और महफिल को, और ये जिस तरीके से धुन तब्दील करते थे, ये बेसिकली इनका एक खासा था।
और इनकी वजह शोहरत थी कि ये पूरे का पूरा माहौल जो है वो यकसर, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, रक्स है, सब कुछ है, और ये फ्लूट को बीच में कोई, आप अगेन ये बहुत टेक्निकल चीज है तो इस पे मैं उस पे तो खैर राय नहीं दे सकता। ये जो आप थोड़ा सा बजा सकते हैं अभी या नहीं? जी बजा सकते। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। आपकी बांसुरी पता है क्या करती है? हाँ? आपकी बांसुरी बातें करती है। मैं कहता हूँ ये इसका अंगुली सही चलता है सर। अच्छा, उंगली ठीक चलता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मेरे अंगुली से इसका अंगुली अच्छा है। हाँ हाँ ये सुराह पर आने के लिए बहुत तेज है, मगर इसके दिल में वो तरस नहीं आता है। आएगा आएगा, पता है कब आएगा? जब इसको मोहब्बत होगी। नहीं मैं इसको कहता हूँ कि ये अपना रईस से चलता है। पहले आपके मुंह में वो तरस आएगा, ठीक है, उसके बाद चलेगा। लेकिन वो जो दिल की बात आप कर रहे हैं, दिल में दर्द की बात कर रहे हैं, वो जब इसको मोहब्बत होगी फिर ये हो जाएगा, होगा है जब मोहब्बत होगी तो ऐसे ही है ना। मगर आपकी तरफ से इसको हिदायत करने की पहली जो तरस हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो करेगा, वो अभी तो बच्चा है, वो सीख रहा है, तो वो बिल्कुल करेगा। आपको मालूम है कि आप एक बहुत बड़े आदमी हैं और आप एक बहुत नेक आदमी हैं, क्योंकि आपने इन जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसमें आपने खुशियां तकसीम की हैं। जी सर। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़े और अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें। पाकिस्तान के 68 एथलीट्स ने 13 मुकाबलों में 13 खेलों में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 8 मेडल्स पाकिस्तान ने अपने नाम किए। वी वर एक्सपेक्टिंग ज्यादा, लेकिन चलें जो आए उस पर अल्लाह का शुक्र। इसमें सोने के 2, चांदी के 3 और कांसी के 3 तमगे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। यानी कि 3 इवेंट्स ऐसे थे जिसके हम फाइनल्स तक गए, हम गोल्ड जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी बातें हम नहीं जीत पाए। अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी रेसलर्स की कॉमनवेल्थ गेम्स में कारकर्दगी बेहतरीन रही है तो ये कहना गलत ना होगा। इनमें पाकिस्तानी पहलवान जमान अनवर को रेसलिंग की 125 किलोग्राम की कैटेगरी के फाइनल में शिकस्त हुई। कनाडा के अमरवीर सिंह ने उन्हें शिकस्त दी, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर भी वो सिल्वर मेडल के हकदार पाए। कौमी रेसलर इनाम भट्ट साहब को 86 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ने 3-0 से हराया, ताम रनर अप रहे और उन्होंने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 65 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनायतुल्लाह ने इब्तदाई 2 बाउट्स जीती, मगर अगर हम सेमीफाइनल का जिक्र करें तो उसमें उनको भी शिकस्त हो गई। तो हम ब्रॉन्ज मेडल वो भी अपने नाम कर पाए और इसमें उन्होंने स्कॉटलैंड के रेसलर को शिकस्त दी, कांसी का तमगा अपने नाम किया। एक रेसलर इनमें से जिनका हमने जिक्र किया, जमान अनवर, जिन्होंने पाकिस्तान को मेडल जिताया, आज हमारे साथ मौजूद हैं। जमान को हम खुशामदीद कहेंगे। जमान, सबसे पहले तो वेलकम टू एक्सप्रेसो और बहुत बहुत मुबारकबाद मेडल जीतने पर। अपने इस कंपटीशन के हवाले से बताएं, किस तरह का कंपटीशन था, आपको ये मेडल जीतकर कैसा लगा, सिल्वर मेडल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ज़्यादा शुक्र है कि जिसने इस मेडल से नवाजा। हाँ जी, कंपटीशन तो बहुत टफ था, 72 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी, तो कंपटीशन तो बहुत टफ था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने करम किया। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और फाइनल में जो करना चाह रहे थे, जो प्लान था वो नहीं हो सका, क्योंकि वो जो रेसलर था कनेडियन बेसिकली है, वो इंडिया का, लेकिन कनाडा में पिछले 10 साल से वो अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा था, ओलंपियन भी है,
तो जो सोचा था उसके बरक्स फाइट होगी फाइनल में। अच्छा। तो इसलिए फाइनल में इस तरह का परफॉर्म नहीं हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिल्वर मेडल अल्लाह ताला ने दिया। ज़मान भाई, एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी दो लोग फाइनल खेलते हैं ना, मेडल चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों की कारकर्दगी बराबरी की सतह पे सराही जानी चाहिए। मेडल का रंग मैटर नहीं करता। आई मीन आप फाइनल खेले, हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। आप गोल्ड जीतते या आपने सिल्वर जीता है, यक बराबर है। लेकिन चूंकि खेल है, एक ही ने जीतना होता है। कहाँ पे आपको लगा कि जहाँ पे आपने मैच लूज किया, शुरू से ही आपको लगा कि बॉडी लैंग्वेज उसकी ज़्यादा बेहतर थी, कॉन्फिडेंस उसका ज़्यादा अच्छा था, या मैच के बीच कहीं कोई गलती कर गए आप जिसकी वजह से पॉइंट लूज हुए? हाँ जी, मैच के अंदर एक पॉइंट आया कि जो मेरा फेवरेट दाव था कि मैं उस दाव लगा करना तो फॉल कर लेता हूँ, यानी कि कुश्ती ख़त्म हो जाती है उस दाव के बाद। मैंने वो लगाया, लेकिन उसकी टेक्निक मुझसे अच्छी थी। उसने नीचे से काउंटर कर करना, उसने मुझसे पॉइंट ले लिए उस दाव पर। अच्छा। तो ये मेरे लिए है। इसका मतलब उसने होमवर्क किया होता है। कैनेडियन जी, बाद में मेरी उससे बात भी होती रही है काफ़ी आधा घंटा इसके ऊपर। तो तफसीलन उसने बात की। उसने बोला मुझे, मैं अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा था तो उधर ये आया दाऊद मेरे सामने, तो मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की। मैंने तुम्हारी कुश्ती पहले देखी हुई थी, यानी कि फाइट्स एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस उसने किए हुए थे। तो कह रहा था कि मैंने इस दाव के ऊपर वर्क किया था कि मुझे पता था कि मैं इस पोजीशन पर आऊंगा, तुम ये दाव करोगे। अच्छा तो ज़मान, आपने अपने इस कंपटीशन के हवाले से तो बताया, थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग को लेकर बताइएगा। ऑब्वियसली आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म किया, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको फैसिलिटीज़ किस तरह से मिली हैं या नहीं है? क्योंकि नॉर्मली जो प्लेयर्स आते हैं वो कंप्लेन करते हैं फैसिलिटीज़ ना होने का। तो ट्रेनिंग के हवाले से आपको कितना अकोमोडेट किया जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो चीज़ें अवेलेबल थी उनके मुताबिक था ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा। तो हम तो बड़ा कहते रहे कि इनमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में, इस तरह के एथलीट के साथ लड़ने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और वर्ल्ड क्लास पार्टनर चाहिए जिनके साथ आप ट्रेनिंग करें। तो अगर तो हमें इन्हें जीतना है तो मेरे ख्याल से हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग और इंटरनेशनल पार्टनर, अगर आप एक ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप इनको जीत सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहकर इस तरह की ट्रेनिंग जिस तरह हम कर रहे थे, हम 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मसला ये था कि हमारे पास इंटरनेशनल पार्टनर नहीं थे, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे जिनके साथ हम ट्रेनिंग कर सके। अगर वो होते तो इंशाल्लाह ताला ये सिल्वर जो आप कह रहे थे कि 3 फाइनल में है, 3 गोल्ड हो जाते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेनिंग के बगैर इतना अच्छा खेले हैं तो खाकू लेना था आपने इनको। तो अगर आपकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल हुई होती तो वैसे की खांदे की होती ज़मान भाई, माशाल्लाह। खाते तो आपको पता ही है, माशाल्लाह गुजरावाला से हैं। ओ अच्छा, जबरदस्त। खाते तो सारा कुछ ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना तो सारा कुछ सारा ठीक था, फिटनेस भी ठीक थी, लेकिन मेन मसला ये था कि पार्टनर होना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल का जिसके साथ ट्रेनिंग करते हैं। अब जिस तरह वो मुझे कह रहा था कि मैंने इस दाव के ऊपर इतना वर्क किया है, मुझे पता आपका ही भी नहीं होमवर्क चला। उस हिसाब से होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मैं आप मुख्तसरन ये भी बताएं कि अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्योंकि सारी बातें, ये आखिरी मुकाबला तो नहीं है जिंदगी का, आगे जिंदगी पड़ी है इंशाल्लाह, और आप खेलेंगे, ओलंपिक्स में जाएंगे, आप मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे एथलीट, क्योंकि इस वक्त एक बात चल रही है कि एथलीट्स को हमें फैसिलिटेट करना है, हमारा नाम ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, कोई आइडिया बता दें आप। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ओलंपिक आ रही है, साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में हो रही हैं, एशियन गेम्स हो रही हैं, इनकी तैयारी के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। तो यही सबसे बेहतर है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी, खास तौर पर रेसलिंग टीम को इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंटरनेशनल पार्टनर मिलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, हमें पता चलेगा कि ये क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं, तो इससे हमें बड़ा ज्यादा आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच ज़मान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सिल्वर मेडल जीता है आपने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ज़मान अनवर हमारे साथ मौजूद थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। 75वें यौम आज़ादी के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ मुल्की मुख्तलिफ मसाइल के बारे में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अहाता कर सकें कि ये जो मसला जिसकी बात हम कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने कहा था क्या सियासत के सीने में दिल नहीं होता,
दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। तो इस मसले की वजह क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं और हल भी जानने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारा मौजू है कि क्या एक जिस्मानी माजूरी इंसान होने के शर्फ से महरूम कर सकती है, दिस अ क्रिटिकल क्वेश्चन, थोड़ा sarcastic भी है। जरा देखते हैं आज क्या है डॉक्यूमेंट्री। किसी पैदाइशी इंसानी माजूरी के पीछे अनगिनत अवामिल हो सकते हैं। कई बच्चे मुख्तलिफ पैदाइशी बीमारियों और माजूरियों के साथ पैदा होते हैं। मुआशरा उन्हें कबूल करता है। ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द रहने वाले उसकी माजूरी को उसकी तरक्की की राह में रुकावट न बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक माजूरी ऐसी है कि इर्द गिर्द का मुआशरा तो रहा एक तरफ, वालिदैन तक छोड़ देते हैं। कैसी अजीब बात है कि एक बच्चा जो जिनसी आज़ा के हवाले से माजूरी लेकर पैदा हो, उसको उसके वालिदैन तक ने छोड़ दिया। ऐसे बच्चों और अफराद को मुआशरा हिजड़ा कहता है। माँ बाप जो अपने बच्चों को शदीद तरीन तकलीफ के बावजूद नहीं छोड़ते, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्या दुनिया भर में ऐसे बच्चे इस दुनिया की मजलूम तरीन मखलूक नहीं हैं कि जिन्हें वालिदैन के जिंदा होने के बावजूद उनका साया शफकत मुयस्सर नहीं है? लेकिन सवाल पैदा होता है कि ऐसे बच्चों को वालिदैन क्यों छोड़ देते हैं? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो माजूर नहीं है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ तो क्या मैं माजूर हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो भी चीज़ पैदा फरमाते हैं वो मुकम्मल फरमाते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूबसूरती के साथ बनाते हैं और पैदा करते हैं। जिनसी तौर पर जो माजूर बच्चा है, मुआशरा उसको अपने लिए शर्म का बाइस समझता है और मुआशरा जो है वो माँ बाप को इतना प्रेशराइज करता है कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं उस बच्चे को अपने से अलहदा करने के लिए या उसकी शनाख्त को छुपाने के लिए। इनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक होता है, औरतों के साथ भी इम्तियाजी सलूक होता है। तो औरतें और ये जो हैं तीसरी जिन्स जिनको आप कह लें, इनके साथ जो मर्द हैं ना, उनका हमेशा से सलूक जो है ये इम्तियाजी रहा। हमारे निज़ाम में सबसे ज़्यादा है, इधर सरी निज़ाम है, क्योंकि हम हिंदुओं से मुसलमान हुए सुफ़ाए कराम की वजह से, और अपनी हमने आदतें जो थी वो ना छोड़ी, जिसमें औरतों को अजनास समझा जाता है और ये जो है जिनकी कोई जिस्मानी सलाहियत और कमज़ोर हो, उनको तो ये माशरे से ही बाहर समझते हैं। जब हम अपना घर छोड़ देते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें घर से निकाल देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों? सोसाइटी में हमारे लिए बहुत से बैरियर बनाए गए हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार नहीं सकते और सारी ज़िंदगी ख्वाहिशसरा दूसरे लोगों के लिए तासुब का निशाना ही बने रहते हैं। इंसानी शख्सियत खरबों मुतग़य्यरात का मजमुआ है। इस मजमुए में कोई एक इंसानी माजूरी उससे इंसान होने का शर्फ नहीं छीन सकती। न तो ऐसे बच्चों में किसी ज़हनी सलाहियत की कमी होती है, न ही वो जिस्मानी ताकत के हवाले से किसी कमी का शिकार नजर आते हैं। ऐसे बच्चों को जब मौके मिलते हैं तो वो दूसरे बच्चों की तरह ही डॉक्टर, इंजीनियर समेत हुकूमती आला ओहदों तक पहुँचते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बच्चों के लिए मुआशरे में आगाही का शदीद फुकदान नजर आता है। ट्रांस कम्युनिटी में जो छठी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग बहुत क्रिएटिव पीपल होते हैं, लेकिन अब मसला ये होता है कि वही बात आ जाती है, घर के मामलात है, एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी का रवैया और उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी है, जो तीनों बाखूबी नहीं निभाए जाते, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिटी के लोग आपको हमें अक्सर रोड पे मिलते हैं बैगिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए और बहुत सारी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग। पैदाइशी तौर पर जो माजूर बच्चे हैं, ख्वाहिशसरा बच्चे, वो कभी भी मुआशरे की या हमारी सोसाइटी की या हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी पे नहीं रहे। जो हमारी शनाख्त है वो भी अदलिया की मरहून मिन्नत है, जो कि हमें आज से 12 साल पहले मिली है। तो 12 साल पहले मिली हुई जो शनाख्त है, अगर उसके ऊपर अभी हमें बहुत वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत को इस इशू को समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। 21वीं सदी है और ख़ास तौर पे 2010 की दिहाई के बाद जो दिहाई है उसमें काफ़ी हमारे कवानीन में भी तब्दीली आई है और रवैयों में भी तब्दीली आई है, और इनको एक अलहदा जमात के तौर पे शुमार करना जो है इस में कमी भी आई है। और अब तो ये है कि अगर वो पब्लिक सीट पे कंटेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, उनको कौमी शनाख्ती कार्ड मिल सकता है, विरासत में उनका हिस्सा हो सकता है अपने वालिदैन की। और उसके अलावा अगर वो कोई ऐसा शोबा अपनाना चाहे जिसमें उनकी दीगर सलाहियतें हैं वो ज़्यादा हैं,
मसलन बिजली का शोबा है, पानी का शोबा है, ये आजकल जो नई निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें उनका है, तो यकीनन उनके लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो कर सकते हैं और उनके साथ उसी तरीके का सलूक रवा होना है चुनाव में जैसे कि किसी और शहरी के बारे में होना है। उनके साथ इम्तियाजी सलूक की इजाज़त नहीं है। लोगों के ज़हनियत में तब्दीली लाने के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ख़ास तौर पर टेलीफोन, इसका बहुत ज़्यादा मुदाखलत है और कर सकते हैं, इसका किरदार भी है कि इन बातों के बारे में अगर लोगों को ज़्यादा शऊर दिलाएं और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि ये लोग उसी तरह इंसान हैं जैसे और कोई है, तो यकीनन हमारे रवैयों में, ख़ास तौर पे मर्दों के रवैयों में तब्दीली आना मुमकिन है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से और सिविल सोसाइटी से यही अपील करूँगी कि वो ख्वाजा सराओं को नज़रअंदाज ना करें, इनके लिए स्किल्स डेवलपमेंट बनाएं, एजुकेशन इनको दी जाए, इनके लिए फंड रेज किया जाए, इनके लिए एनजीओज वर्क करें, ताकि जो ख्वाजा सरा रोडों पर जाकर बैगिंग, वेडिंग या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में होते हैं वो ये काम ना कर सके। हमने देखा है कि जब भी जिनसी हवाले से किसी माजूरी के शिकार बच्चे को मौके मिले हैं तो वो रियाजी और दीगर साइंसेज के साथ साथ मुआशरती उलूम और खेलों में नुमाया रहा है। किसी भी ऐसे फर्द को धुतकारना जिसको कुदरत ने एक सलाहियत लेकर बाकी सलाहियतों से माला माल कर रखा हो, बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? क्या कुदरत ने इनको सिर्फ तालियां बजाने के लिए पैदा किया था? ट्रांस कम्युनिटी के जो लोग हैं बहुत क्रिएटिव हैं, उनके अंदर आर्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर काम करने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप उनको कोई टास्क देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोग उसको अचीव। ख्वाजा सरा जिनसी तौर पर मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें पैदा की हैं। एक ख्वाजा सरा डॉक्टर बन सकता है, मॉडल बन सकता है, वकील बन सकता है और सोसाइटी के हर शोबे में जाकर इज्जत के साथ जॉब कर सकता है, काम कर सकता है। नहीं, ये सब जहालत का असर है। जैसे ख़वातीन के साथ तशद्दुद होता है, ये भी जहालत का नतीजा है। तो ये जो एक पहलू है कि इनमें जिनसी कोई माजूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्तकिल हो, ये कम भी हो सकती है और इसका इलाज भी है। आजकल तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इलाज करते हैं। ये कहना कि अब रियासती सतह पे इनके साथ गफलत बरती जाती है, ये दुरुस्त नहीं। हाल ही में, बल्कि मैं समझती हूँ ये जो हमारी नई सदी शुरू हुई है और ख़ास तौर से 2010 की दहाई के बाद बहुत ये शऊर आ गया है रियासत में भी और इदारों में भी कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम रियासत को करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वैसे ही रियासत के शहरी हैं जैसे लड़कियां हैं और लड़के हैं। वो औलाद नहीं पैदा कर सकते, लेकिन मुआशरे का हर वो काम जो दूसरे मर्द और औरत कर सकते हैं उसको वो मुकम्मल तौर पर अदा करने के काबिल होते हैं। तो हमारा मुआशरा चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता, मौके नहीं देता, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा तबका मार्जिनलाइज और सोशल एक्सक्लूजन का शिकार हो जाता है और मुआशरे में शमूलियत नहीं होती। एक और जाविये से देखें तो ऐसे बच्चों और अफराद के हम सब मुजरिम हैं, पूरा मुआशरा मुजरिम है। ऐसे अफराद जिनको उर्फ़ आम में हिजड़े कहा जाता है, चौकों पर तालियां बजाते और भीख मांगते फिरते हैं। लेकिन क्या यह हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा नहीं कि इनकी किस कदर तज़हीक की जाती है? वो पूरी जिंदगी हर लम्हे मजाक और तंज का निशाना बनते हैं। ऐसे इंसान जो महसिवाय एक माजूरी के बिल्कुल हमारे जैसे इंसान हैं, क्यों इस कदर तज़हीक का निशाना बनते हैं? क्या ये दुनिया का बदकिस्मत तरीन और सबसे काबिल रहम तबका नहीं है? रियासती इक़दामात तो एक तरफ, सबसे पहले तो हम सबको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अगर किसी ऐसे बच्चे को वालिदैन रखने को राज़ी न भी हों तो बाकी ज़िम्मेदार और तालीम याफ्ता शहरियों को आगे बढ़कर ऐसे बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। किसी ऐसे बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाए और वो एक बाइज्जत शहरी बन जाए तो इससे बढ़कर खूबसूरत और नेक काम और क्या होगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। अब बात करेंगे कुछ योगा के हवाले से कि ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और योगा बाकी एक्सरसाइज से किस तरह से मुख्तलिफ होता है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मुश्किल से मैंने इनका नाम याद किया है,
महरवश इमरान। अब सही है। और हाँ, महरवश हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर, इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। महरवश को हम महरवश बड़ा याद किया आपने। अच्छा महरवश और ये मजे की बात है, इनकी दोस्त भी है, ये उससे भी बड़ी एजाज की बात है। That's the worst part of the story कि मैंने अभी तक नाम नहीं याद किया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो अपनी इस योगा जर्नी को बताएं कि ये योगा आप, चूंकि आप एज एन इंस्ट्रक्टर आपने इसको स्टार्ट किया है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, योगा के इटसेल्फ के हवाले से ये कितना बेनिफिशियल है? अच्छा, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी और द स्टोरी विल कम टू द कंक्लूजन व्हाट्स मेंट टू बी, यू गेट इट। सो मैं जब 15-16 की थी, आई वाज वेरी वेट कॉन्शियस, मैं बहुत कार्डियो और वेट्स करती थी। उस ड्यूरेशन में मैंने योगा ट्राई किया और मैंने सोचा दिस इज़ सो स्लो, लोग कैसे करते हैं, इट्स सो बोरिंग, और मुझसे फोकस नहीं होना था बिकॉज व्हेन यू आर यंग आपका दिमाग बहुत रशी होता है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। एंड देन आई ग्रू अप, आई वाज इन माय 20s, अर्ली 20s, और तब कोविड हैपन एज वेल। उस ड्यूरेशन में जब मैंने योगा स्टार्ट किया, इट रियली कनेक्टेड मी विद माई सेल्फ। तो पहली प्रैक्टिस थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 6-7 साल से मैंने डिफरेंट वर्कआउट्स किए, डिफरेंट ट्रेनर्स किए, कि आई वॉज मेंटली अवेयर कि मैं एज अ पर्सन कौन हूँ एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। सो मेरे लिए इट वाज मोर देन अ वर्कआउट। एंड उसके बाद आई वाज थिंकिंग कि अच्छा दिस इज़, क्योंकि आप किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, व्हेन यू लाइक समथिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट यू शुड ऑप्ट इन लाइफ। सो मैंने फिर आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च और मैंने वर्ल्ड ओवर योगीज देखे एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि वो किस जगह पर हैं एंड हाउ काम दे आर। और मैं बिल्कुल काम इंसान नहीं होती थी। आई मे साउंड काम, आई ऑलवेज डिड, लेकिन अगर मैंने कुछ सोच लिया मुझे उसी सेकंड चाहिए होता था। एंड आफ्टर बीइंग वेरी अटैच्ड एंड गेटिंग इनटू दिस जर्नी, आई टेक माय टाइम विद एवरीथिंग। लाइफ में फोकस बढ़ गया, फोकस ही बढ़ गया। एक आम आदमी कैसे करे ये, जो जिस पॉइंट पे आप पहुंचे हो, आपने एक्सपीरियंस किया, एक आम आदमी कैसे करे, उस तक कैसे पहुंचे? अच्छा, सो आई वुड कॉल माई सेल्फ एन आम आदमी बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ। और यू आर अ प्रोफेशनल नाउ, सो हाँ, सो नहीं है वो क्या, इट्स अ जर्नी बेसिकली। सो सब ने किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। जब मैं ट्रेनिंग लेकर आई थी, सो मैंने ये सोचा था कि वर्कआउट से ज़्यादा मैं क्या ऑफ़र कर सकती हूँ। सो आई रियली बिलीव इन कि पाकिस्तान के आपको हालात भी पता है, स्टीरियोटाइप्स भी हैं, स्टिग्मास भी हैं, और स्पेशली गर्ल्स दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट व्हाट दे फील। सो मैं सोच रही थी मैं कम्युनिटी डेवलप करूँगी जिसमें आप जो सोच रहे हो या आपने कुछ शेयर करना है, एंड इट शुड बी अ सेफ प्लेस। अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो, इट स्टेज इन द सर्कल and the chapter is closed. Nobody talks about it and nobody says अच्छा अर्मिला का तो ये मसला चल रहा है ज़िंदगी में। ऐसे लड़कियां ऐसे करती हैं मेरे सर्कल्स में फिलहाल तो चल रहा है। वो तो ये कह के बताती है कि सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, किसी को और ना बताना। I think कि आपको, This is how it circulates. I know it makes sense, लेकिन जब तक आप वो जगह सेव नहीं करते, promote and you don't promise that and you don't, आपने पहले एग्जाम्पल बनना होता है अपने एग्जाम्पल से। सो जब मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ, I start talking about myself। जब आप किसी को open up करते हो ना, even they're really comfortable opening up about themselves. So I start my sessions with how you're feeling, introductions, आपस में work buddies बना दिए, ask each other how लोग कैसे रीच आउट करें आपको? आप सिर्फ फीमेल्स ओनली आप सेशंस करते हैं? कैसे करें, लोग कैसे पहुंचे आप तक जो आपसे कुछ गाइडलाइन लेना चाहें? सो मेरा इंस्टाग्राम ब्लॉग है, इट्स कॉल्ड आई मेहरवश, IMEHRWUSH, और उसके अलावा मेरी क्लासेस हो रही हैं ऑक्सीजन फेज 4 DHA लाहौर, और अस्करी 10 में आई एम वर्किंग ऑन अ स्टूडियो इन लाहौर। महरवश, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा सुकड़ गया थोड़ा, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। महरवश मौजूद थी, शी इज अ योगा इंस्ट्रक्टर। किसी और सेशन में जरूर हम इनको इनवाइट करेंगे। भी इससे पहले हम प्रोग्राम बंद करें, ये योगा से रिलेटेड ही एक सॉर्ट ऑफ लाइट स्टोरी हमारे सामने हुई है कि जो बचपन में अक्सर उस्ताद जी खड़ा करते थे ना, कान पकड़ के सिट स्टैंड करें, उठक बैठक जिसे कहते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन ये इमरान है। ये कान ऐसे पकड़ने, ऐसे नहीं पकड़ने। रिसर्च ये कहती है करने से आपका ब्रेन फ्रेश होता है। आई मीन आप अच्छा सोचते हैं और इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक स्टडी है जो कहती है। अब इस स्टडी को आप अगर कहते हो तो हम सोशल पे शेयर कर देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा, express.pk पे भी अवेलेबल है। सो अगर बच्चों को ऐसी एक्सरसाइज आप करवाते हैं, वैसे हमें तो बहुत ही बुरा लगता था, बेइज्जती भी महसूस होती थी। मुझे तो अभी से हो रही है, लेकिन मुझे लगता है दिमाग जो थोड़ा बहुत तेज हुआ ना अर्मिला आपका बचपन में इसी वजह से हुआ है थोड़ा। हमारे दिमाग इसलिए तेज हुआ है, अगर आप अपने बच्चों के दिमाग तेज करना चाहते हैं तो उनका कान पकड़ो। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।